नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं धरती धन्ना अपना उपन्यास, जो कि जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में पंजाब क्षेत्र के दलितों की व्यथा कथा का वर्णन है, जो कि पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा नामक गांव को इस उपन्यास का केंद्र बिंदु बनाया गया और वहां पर चमारों का एक लड़का होता है काली, जो कि इस उपन्यास का नायक है। इस उपन्यास में हमने अभी तक देखा कि काली नामक जो युवक है वह गांव से भाग जाता है बचपन में ही, और बाद में वह 10 साल बाद गांव वापस लौट कर आता है। गांव में उसकी चाची रहती है, वह अकेली रहती है। अपनी चाची के प्रति आकर्षित होकर ही वह गांव में आता है और वहाँ काली देखता है कि पूरी चमादड़ी में किसी का भी पक्का मकान नहीं है। काली अपना पक्का मकान बनवाने की बात करता है और उसी मकान के निर्माणाधीन स्थिति में ही उसकी चाची का निधन हो जाता है। गांव की ही एक लड़की जो कि चमार बिरादरी की है, वह काली के प्रति आकर्षित होती है। ज्ञानो नाम की लड़की जो कि अपने सशक्त प्रेम का परिचय देती है, और उस गांव में चौधरियों, साहूकारों और धनाढ़े लोगों का बोलबाला है। चमारों के घर चूल्हे में रोटी भी उनकी कृपा से ही जलती है। किसी भी चमार को गाली देना, छेड़ना, उनकी बहू बेटियों की इज्जत उछालना उनके बाएं हाथ का खेल था और कोई भी इसके बारे में सर नहीं उठा सकता था। अभी तक के भाग में हमने देखा कि काली का नंद सिंह की दुकान पर चौधरियों से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वह पादरी के घर जाता है, वहाँ उसको ज्ञानो मिलती है। इसके आगे के भाग में हम आगे की कहानी देखेंगे, तो उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आपको यदि हमारी ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यह महत्वपूर्ण उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ, जिससे इस के समस्त भागों का नोटिफिकेशन आपके मित्रों और आपके पास भी पहुँचे। तो चलिए आगे का भाग हम देखेंगे आज। आषाढ़ के बाद सावन आया और खेतों में हरियाली होने लगी। मक्की की फसल कमर तक उठाई और पत्ते में जैसे तीखी झाड़ें निकल आई हों। सावन के 7 दिन निकल चुके थे, लेकिन एक भी दिन वर्षा नहीं हुई। सारा दिन कड़ाके की धूप रहती। चमादड़ी के साथ रुका हुआ पानी सड़ने लगा और मच्छरों के दल पैदा हो गए। चमादड़ी की स्त्रियां दिन ढले गर्मी कम होने पर मोहल्ले के बीच में बेरी के नीचे आकर बैठती और चुगली, निंदा, हंसी मजाक में अपना समय बिताकर घर लौट जाती। सावन के महीने के 8वें दिन धूप बहुत ही तेज थी और हवा बंद थी। अधेड़ आयु की स्त्रियां अपनी कमीज उतारकर और धड़ पर कोई कपड़ा लपेटे हाथ में पंखे की डंडी से पीठ को खुजाती, परमात्मा से दया की भीख मांगती और कभी कभी उसे गालियां देती। बेबे हुक्मा बहुत परेशान थी। उसका सारा शरीर पित्त से भरा हुआ था। वह मोटे बाण की बुनी हुई खाट पर पीठ रगड़ती हुई परमात्मा को गालियां दे रही थी। प्रीतो ने उसे टोका, बेबे रब का नाम ले, क्यों अपनी जबान खराब करती है? सावन के गीत गाओ ताकि बारिश आ सके। सावन में खीर नहीं खाई तो अपराधी तूने जन्म ही क्यों लिया, ऐसा गाना बेबे ने गाया। चाची प्रीतो तो जब भी बात करती है खाने पीने की ही बात करती है, प्रसन्नी ने हंसते हुए कहा। भूखा आदमी जब भी बात करेगा तो रोटियों की ही तो करेगा, प्रीतो ने समझाया। फिर होंठ पर जबान फेरती हुए बोली, मेरा जी चाहता है कि एक कटोरा भर खीर पी जाऊं। श्राद्ध आ रहे हैं, पंडित संत राम से बात कर लो और एक बार उसके जवारे में झाड़ू लगा दो, वह खीर भी खिलाएगा और दक्षिणा भी देगा। मोए के सिर पर झाड़ू न मारूं? प्रसन्नी की बात और प्रीतो का उत्तर सुन स्त्रियां खिलखिला पड़ी। प्रसन्नी पंडित संतराम और बग्गे की माँ रखी का किस्सा लहक लहक कर सुनाती तो स्त्रियां हंसी के मारे लोटपोट हो जाती। जब रखी सीढ़ियां चढ़ रही तो संतराम भी पीछे पीछे चढ़ गया और उसकी कलाई पकड़कर कहा, रखिए तो मेरा काम कर दे, मैं तुझे नया सूट ला दूंगा। यह प्रहसन सुन सब स्त्रियां मारे बल के हंसने लगी। प्रीतो पेट दबाती और हाँफती बड़ी कठिनाई से बोली, प्रसन्नी बस कर। लेकिन प्रसन्नी ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अरे रखी, संतराम को झाड़ू से मारती और उसकी दाढ़ी और मूछें एक करके नोच लेती। फिर उसने प्रीतो की ओर झुकते हुए कहा, चाची प्रीतो तू भी एक बार फरमाइश करके तो देख सही, तेरे लिए भी वह खीर की बाल्टी ला देना, फिर दोनों मिलकर खाना। इस बात पर फिर बहुत ऊंचे और लंबे लंबे ठहाके लगे। सभी अपनी अपनी मनोरंजन में मस्त थी। प्रीतो का बाकी बात ठहाकों में सब डूब गया। बड़ी काया
बड़ा काया आदमी है, उससे छूत छात और पानी, रोटी और दूध तक ही है। एक बार उसके हाथ में दूध की गड़वी थी। मेरा जी चाहे कि दूध मिल जाए तो चाय बनाकर पी लूं। मैंने जानबूझकर उसको छू लिया। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मैं चुपचाप खड़े सुनती रही कि जब वह दूध फेंकेगा तो उससे मिन्नत करके ले लूँगी और चाय बना लूँगी। लेकिन उसने दूध नहीं फेंका, मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। अंदर से घास का तिनका लाया और दूध में डाल दिया। प्रसन्नी ने कहा, वह घास के तिनके से हर चीज़ शुद्ध कर लेता है, या फिर फूंक मारकर। प्रीतो नाक सिकोड़ती हुई बोली, बद से बदनाम बुरा। मेरे ख्याल में संतराम ऐसा आदमी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो उसके पास जाकर देख लो, प्रसन्नी ने प्रीतो की चुटकी लेते हुए कहा। क्या तू हो आई है? प्रीतो ने पूछा। यह सुन सब खिलखिलाकर हंसने पड़ी। तुम सब बहुत बेशरम हो, बेबे हुक्मा ने उठते हुए कहा, और सभी स्त्रियां चली गईं। मोहल्ले में भी काफ़ी चहल पहल थी। चूल्हे गर्म थे। जब पुरवा चलने लगा और आकाश में काले काले बादल घटा छाने लगे, वर्षा आने की खुशी में बच्चे तालियां बजाते, शोर मचाते गलियों में दौड़ रहे थे। स्त्रियां छतों पर जाकर घटा देखती। हवा के झोंके प्रति क्षण ठंडे होते जा रहे थे। देखते ही देखते वर्षा का शोर इतना बढ़ गया कि जैसे बाढ़ आ गई हो। गर्मी और उमस के सताए हुए लोगों ने सुख की सांस ली। दरवाजे खोलकर वर्षा का नज़ारा देखते हुए सो गए। सारी रात वर्षा होती रही, कभी थोड़ी, कभी ज़्यादा। फिर जोर से छर्राटा आता। सब लोग बहुत देर तक खाटों पर लेटे रहे, क्योंकि बादलों की गर्जना और वर्षा में किसी समय कोई अनुमान नहीं लग रहा था। गले में पानी भर गया था। छूने पर हर चीज़ गीली मालूम होने लगी। मकानों का रंग बदल गया। दिन चढ़े जब वर्षा कुछ थमी तो सारा गांव खेतों में आ गया। चों में टखने तक पानी बह रहा था। बच्चे बहते पानी में छलांगे मारते हुए नहा रहे थे। बड़े भी चों को देखने गए। चों के पानी को देख किसी ने कहा, यह तो खेतों का पानी है। पहाड़ी का पानी दोपहर तक पहुँचेगा। धुले हुए पेड़, नहाई हुई फसल और चों के पानी को देखकर लोग खिल उठे। लेकिन साथ ही आकाश के घने बादलों और धीमी धीमी घन गर्जना से उन्हें भय महसूस हो रहा था। आधा घंटा बंद रहने के बाद बहुत जोर की वर्षा हुई। चमादड़ी की गलियों और गांव के बड़े रास्तों में चों का पानी चढ़ने लगा। चमादड़ी नवेश में थी, इसलिए वहां पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। दोपहर के बाद वर्षा फिर बंद हो गई और आकाश में कहीं कहीं बादल फट गए। चों में पहाड़ का पानी आना शुरू हो गया। चमादड़ी की गलियों में टखने तक और बाहर कुएं के पास कमर तक पानी भर गया। सब लोग पानी में छप छप की आवाज़ पैदा करते हुए चों के किनारे जमा हो गए। पीले रंग का गहरा पानी काफ़ी तेजी से बह रहा था। उसकी लहरों पर मटमैली झाग के साथ पेड़ की टहनियाँ, तरबूजों के खप्पर, सड़े गले आम और चीड़ों पर के टखने फैल रहे थे। चों में पानी प्रतिक्षण बढ़ रहा था। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों पर भी जोरदार वर्षा हो रही थी। शाम तक बादल गहरे हो गए। जब लोग घरों को लौटे तो चमादड़ी के कुएं के पास पानी कमर तक ऊपर आ गया और चों का मटमैला पानी गांव के पानी में मिलने लगा। चमादड़ी में सब लोगों ने रात जागकर गुजारी, क्योंकि पानी उनके घरों में भरने लगा था। छतें टपक रही थीं। सबके सामने प्रश्न था कि वे पीने का पानी कहाँ से लाएंगे। चिंताग्रस्त लोग वर्षा के बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। जाटों के दोनों कुएं वहाँ से काफ़ी दूर थे और चमारों को पानी भरना भी वर्जित था। मंदिर का कुआं सबसे नज़दीक था, लेकिन वहाँ पंडित संत राम था। किसी भी चमार को कुएं के निकट फटकने नहीं देता। वे इसी सोच विचार में मग्न थे कि प्रीतो के लड़के अमरू ने खबर दी, नंद सिंह की लड़की पासो पादरी के नल से पानी लाई है। अमरू अपनी बहन लच्छो के साथ पादरी के घर की ओर भागा। थोड़े ही समय बाद वे 2 घड़े भर लाए। इसके बाद 2-3 स्त्रियां गई, वे भी पानी भर लाई। उनकी देखा देखी 5-6 स्त्रियां बड़े घड़े उठाकर पादरी के घर चली गई। वे वापस आई तो 8-10 और पहुंची। नल के इर्द गिर्द बहुत कीचड़ जमा हो गया। चमादड़ी की स्त्रियां आपस में लड़ती झगड़ती जोर जोर से नल चला रही थी। पादरनी द्वार से खड़ी उनकी ओर क्रोध भरी नजरों से देख रही थी और चीख कर कह रही थी, आहिस्ता से चलाओ। परंतु स्त्रियां उनकी डांट डपट से बेपरवाह दोनों हाथों से नल का हत्था ऊपर नीचे कर रही थी। पादरनी का क्रोध उस समय सब सीमाएं पार कर गया जब एक औरत की गोद के बच्चे ने वहीं टट्टी कर दी। इसे साफ करो, इस घर में आदमी रहते हैं। पादरनी ने नाक पर पल्लू रखते हुए बहुत ही क्रुद्ध स्वर में कहा। उस स्त्री ने घबराकर हाथ से ही बच्चे की टट्टी साफ कर दी और जगह को पानी के 2 घड़े
गिराकर धो दिया। पानी भरकर उसने बच्चे को धोए बिना ही गोद में ले लिया और चली गई। स्त्रियां पानी लेकर बाहर निकली तो पादरनी अंदर जाकर पादरी को बुला लाई और उसने नल के इर्द गिर्द कीचड़ दिखाकर कहा, अब मैं किसी को पानी नहीं भरने दूंगी। उन्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि बच्चे की टट्टी यहाँ नहीं दूसरी जगह करानी चाहिए। पाँव साफ करके अंदर आना चाहिए। पादरनी ने झाड़ू उठाया, वह जगह धोई और अंदर से सांकल लगाकर बोली, अब अगर दरवाज़ा खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पर अगर कोई आएगा तो मैं दरवाज़ा खोलने से इनकार नहीं करूँगा। पादरी ने उत्तर दिया। पादरनी ने उसकी ओर बहुत क्रोध से देखा और बैठक का दरवाज़ा खोलकर ड्योढ़ी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया और बैठक का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बोली, अब चुपचाप बैठना। वैसे ही ये गंदे लोग कीचड़ से होकर आते हैं, अपने साथ 50 बीमारियां लाते होंगे। पादरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी चारपाई को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर घसीट अंजील पढ़ने लगा। थोड़े ही समय के बाद सामने से कई स्त्रियां आपस में बातें करने की आवाज़ आई। ताला देख जैसे उनकी सांसें रुक गई। हाय हाय, यहाँ तो ताला लगा है, अब पानी कैसे लेंगे? मैं तो घड़े में जो थोड़ा बहुत पानी था वह भी गिराई। इस बरसात में ये गए कहाँ? एक स्त्री ने ताले की ओर शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। गए कहाँ है? पादरनी का दिमाग तो 7वें आसमान पर रहता ही है, बाहर से ताला लगाकर अंदर बैठी होगी। ये सुन पादरी और भी ज़्यादा ध्यान से अंजील पढ़ने लगा। पादरनी उनके सिर पर खड़ी थी। कुछ देर बाद स्त्रियां नामुराद और उदास सी खाली घड़े लेकर वापस चली गई। पादरी और पादरनी की इस हरकत पर चमादड़ी में बहुत बेचैनी फैल गई। लोग अपनी बेबसी पर क्रुद्ध और उन्हें जी भर गालियां दे रहे थे तो मन कुछ शांत हो गया। फिर उनका ध्यान इस समस्या की ओर गया कि पीने का पानी कहाँ से लेंगे। उन्होंने सोचा, चौधरियों से मिन्नत करें तो कुएं पर चढ़ने दें या अपने आप पानी भर दें। यह प्रस्ताव कई स्त्रियों ने रखा, परंतु चौधरियों से ऐसा कहने का साहस किसी को नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि पंडित संतराम की मिन्नत पर जाएं। जोर की वर्षा के बाद कई स्त्रियां घड़े उठा मंदिर की ओर चली गई। मंदिर की चार दीवारी बहुत ऊंची थी। उसमें एक बड़ा ऊंचा सदर दरवाज़ा था। सामने की दीवार से काफ़ी पीछे एक और दीवार थी। इस दीवार में एक छोटा दरवाज़ा था जो 2 ऊंचे मंदिरों के आंगन में खुलता था। मंदिर की दोनों दीवारों के बीच काफ़ी खुली जगह थी और छोटी सी दीवार के पास कुआं था। एक दालान और पीछे 2 कठेड़ियाँ जो कभी कभार बारात घर के तौर पर प्रायः संतराम की गाय बांधने के और चारा के काम आती थी। उसके साथ ही संतराम का घर था। वे बाहरी द्वार पर रुक गईं और संतराम को आवाज़ें दी। मंदिर के दरवाजे पर भीड़ देख उसने अपना यज्ञोपवीत कान पर लटका लिया और रुखाई से पूछा, यहाँ क्या लेने आई हो? पंडित जी, हमारा कुआं पानी से भर गया है, हमारे पास पीने का पानी एक बूंद नहीं है। एक बुजुर्ग स्त्री ने हाथ जोड़ नम्रता से कहा। तो तुम मंदिर के कुएं पर चढ़ना चाहती हो? संतराम ने बहुत तल्ख लहजे में कहा। नहीं पंडित जी, उस स्त्री ने कान को छूते हुए कहा, आप प्रकाश देवर से कह दे वह कुएं से पानी खींचकर हमारे घड़े में भर दे। वह तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? वह तुम्हारा सेवी है? पंडित जी ने तो आप ही भर दो, प्रसन्नी ने सुझाव दिया। मैं और तुम्हारा पानी भरूं? पंडित संतराम क्रोध से लाल पीला हो गया और डंडा उठा उनके पीछे दौड़ा। स्त्रियां भय से भागी। इस भगदड़ में कई नीचे गिर गए और उनके कच्चे घड़े फूट गए। पंडित संतराम गालियां देता हुआ समादड़ी की ओर मुड़ने वाले रास्ते तक उनका पीछा करता रहा। दोपहर तक चों में पानी और चढ़ गया। गांव के चारों ओर पानी ही पानी। बड़े रास्ते पर का पानी स्कूल तक जा पहुंचा। तकिया चों का एक हिस्सा बन गया और वहां भी पानी की लहरें उठने लगी। तकिया के कोठे की छत बहुत पहले ही गिर चुकी थी। चों ने अब एक दीवार और गिरा दी। दिन ढले सारा गांव फिर चों के किनारे जमा था। पानी में लकड़ी का एक सुहागा, कई रस्से, मिट्टी का घड़ा और एक पंजाली बहते जा रहे थे। मुंशी चौधरी इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखकर बोला, किसी की हवेली खाक हो गई। लालू पहलवान ने चिंता भरी नज़रों में हूँ से उत्तर दिया और बुझी आवाज़ में कहा, अगर पानी इसी तरह चढ़ता रहा तो हमारे गांव का क्या होगा? इसका उत्तर सबको मालूम था, लेकिन कोई उसे होठों पर नहीं लाना चाहता था। ख्वाजा पीर को बलि देने से शायद पानी थम जाए, लालू पहलवान ने सुझाव दिया। चौधरी मुंशी बूटा सिंह और वहाँ खड़े लोगों ने सुझाव पर तुरंत पुष्टि की। फिर प्रश्न पैदा हुआ कि बकरा किससे लिया जाए। कई लोगों ने सलाह दी कि हर घर से चंदा जमा कर बकरा खरीदा जाए, लेकिन फिर बखेड़े होंगे कि चंदा फी घर जमीन की ढेरी पर मुताबिक हो।
या फिर नफरे के मुताबिक, लालू पहलवान ने कहा। यह बात भी ठीक है। बूटा सिंह ने 2 बकरियां पाल रखी थी। वह एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, अगर मेरी बात मानो तो मैं एक बकरी दे देता हूँ। सब लोग खामोशी में डूबे बूटा सिंह के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। डॉक्टर बिशनदास बलि के खिलाफ था। लोगों को खामोश बलि का विरोध प्रकट करते हुए कहा। बाढ़ आने का कारण बताने लगा तो सबने एक जबान से उसे झिझक कर चुप करा दिया। वह अपना समूह लेकर चला गया। लोगों की प्रतिक्रिया देख बूटा सिंह ने पास खड़े अपने लड़के से कहा, जाओ पालो, चितकबरी बकरी को खोल लाओ, पुतरा साबाती करना। पालो जाने लगा तो पंडित संतराम ने उसे रोक दिया और लालू पहलवान के कंधे पर हाथ रख अन्य लोगों से दूर ले गया। उसने लालू पहलवान के दोनों कंधे पर हाथ रख उसे समझाया, शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे ही मिलता है जो सामग्री पर नामा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बचा रहेगा। लालू पहलवान बात को समझकर सिर हिलाने लगा तो संतराम जोर से बोला, सबको थोड़ा बहुत पैसा जरूर देना चाहिए, बलि का फल तभी मिलेगा। वे अन्य लोगों के पास लौट आए। बूटा सिंह ने कहा, पहलवाना मंगवाओ बकरी। भाई तू अकेला बकरी क्यों देगा, नुकसान सारे गांव का हो रहा है। पहलवाना, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, गांव का नुकसान मेरा नुकसान नहीं है क्या। लालू पहलवान के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। लोगों ने उस पर क्रोध किया, बलि के लिए मुफ्त मिल रही बकरी को लेने से आनाकानी क्यों कर रहा है। उत्तर के लिए लालू पहलवान ने संतराम की ओर देखा। उसने शास्त्रों का हवाला दे सबको बात समझाई तो वे तुरंत मान गए। फिर समस्या पैदा हुई कि बकरी का मोल कौन तय करे। बेला सिंह ने बकरी का मोल लेने से इनकार करके एक और समस्या खड़ी कर दी। बहुत सोच विचार के बाद सबने पंडित संतराम को यह सुझाव दिया कि हर आदमी हसब तौबीद एक एक बर्तन पैसे डाले और वह रकम गुप्त रूप से मंदिर के कोने में दे दी जाए। बलि तैयार हो गई। बूटा सिंह का लड़का पालो बकरी खोल लाया। उसके माथे पर सिंदूर का टीका लगाया गया। दिलसुख अपनी कृपाण उठा लाया। अब प्रश्न था कि बकरी को चौके धार में कैसे फेंका जाए। बहुत सोच विचार के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि गुड़ पकाने वाला बड़ा कड़ाहा लाया जाए और उसमें दोनों कुंडों को रस्से से बांधकर एक आदमी बैठ जाए। कड़ाहा को चौ में उतार दिया जाए। लालू पहलवान हवेली से कड़ाहा और रस्से ले आया। सब तैयारी हो गई। बकरी को एक ओर ले गए। बकरी बहुत डरावनी आवाज में मिमियाने लगी। लालू पहलवान ने हाथ जोड़ा, आंख बंद की और आकाश की ओर मुंह उठाकर ख्वाजा पीर से मिन्नत मांगी कि उनकी भूल चूक माफ कर दे, अपना कहर और क्रोध वापस ले ले। दिलसुख ने बकरी के गले पर निशाना साध कर पाण चलाई, लेकिन उसका सिर धड़ से जुदा नहीं हुआ, सिर्फ लटक गया। हट जा परे, माँ ने तुम्हें भी पूत जना है। बूटा सिंह ने उसके हाथ से कृपाण लेते हुए कहा और एक ही बार में बकरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। असल में बकरी हिल गई थी। दिलसुख ने खिसियानी हंसी के साथ कहा। तड़पती हुई बकरी को बोरी में बंद कर कड़ाहे में रख दिया। दिलसुख से बोला, मैं जाता हूँ, तू रहने दे, बकरी फेंकते फेंकते कहीं आप ही ना गिर जाना। बूटा सिंह ने उसे मना कर दिया। फिर अपने बेटे को संबोधित करते हुए बोला, चल पुत्रा, तू फेंका, साथ बग्गे को ले लो, 2 जने होंगे तो कड़ाहा डोलेगा नहीं। कड़ाहे की ओर बढ़ते हुए बग्गा और पालो ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। पिछले दिनों दोनों में लड़ाई के कारण बोलचाल बंद थी। कई लोगों ने मिलकर कड़ाहा पानी में उतार दिया। एक रस्सा दिलसुख और दूसरे बूटा सिंह ने पकड़ लिया। दूसरा रस्सा लालू पहलवान और चौधरी मुंशी ने थाम लिया। वे आहिस्ता आहिस्ता रस्सा छोड़ रहे थे और बग्गा और पालो लठों से चौके पानी की गहराई मापते कड़ाहों को धार की ओर ले जाने लगे। जब वे धार को पहुंच गए तो उसमें ऊं और छर्र की आवाज़ पैदा करती हुई एक लहर उभरी और कड़ाहा डोलने लगा। यह देख दोनों के दिल दहल गए। वहाँ पानी काफ़ी गहरा था क्योंकि दोनों के लट्ठे बराबर ऊंचे हो रहे थे। लालू पहलवान ने रस्सा खींच लिया, उन्हें आवाज़ दी, आगे मत जाओ, बोरी का मुंह खोलकर बकरी का सिर और धड़ पानी में फेंक दो। बग्गा कड़ाहे में बैठा अपने लट को चो की तह में दबा कड़ाहे को स्थिर रखने का यत्न करने लगा। पालो ने जल्दी जल्दी बोरी का मुंह खोला और बकरे का पहले सिर और बाद में धड़ चो में फेंक दिया। इस क्रिया में अपना वजन खो बैठा और डावाडोल हो गया। किनारे पर खड़े लोगों ने भयभीत हो संभलो संभलो की आवाज़ें लगाई और बग्गे ने अपना लठ पानी में ही छोड़ दिया और पालो को मजबूती से अपनी बाजुओं में थाम लिया। कड़ाहा बुरी तरह डोल रहा था। किनारे खड़े लोगों ने बहुत तेजी से उसको खींच लिया।
लोगों को विश्वास था कि बलि देने के बाद चों का पानी उतर जाएगा। शाम तक चों के किनारे लोगों की भीड़ इसी उम्मीद से खड़ी रही कि शायद पानी उतरना शुरू हो जाए, और वे इसे देखकर घर लौटे। दिन धड़े तकिए में चों के किनारे शीशम का बड़ा पेड़ पानी के बहाव की ताब न सहकर धड़ाम से गिर गया। पेड़ गिरने के बाद बाढ़ का रुख चमादड़ी की ओर हो गया। कुछ ही समय के बाद पानी उस ओर फटने लगा। धीरे धीरे बाढ़ ने खराल बनाना शुरू कर दिया। देखते देखते खराल इंच इंच कर चमादड़ी की ओर बढ़ता गया। कुछ ही घंटों में पानी की लहरें, उड़ने वाले छींटे बाबा फत्ते के कोठे की पिछली दीवार पर गिरने लगे। खराल में पानी के पेच ताब खाते हुए भंवर देख चौधरी मुंशी बोला, अगर जो इस तरह जमीन काटता रहा तो रात तक आधी चमादड़ी खा जाएगा। चमादड़ी पानी में बह गई तो बाकी गांव भी नहीं बचेगा। हाँ, चमादड़ी पानी में बह गई तो सारा गांव नहीं बचेगा। लोग बाढ़ से हो रही हानि पर टिप्पणी करते। बड़ा टुकड़ा धमाके के साथ तभी पानी में गिरा और कुछ दूर खड़े लोगों के पांव में आकर गिरे। खराल बाबा फत्ते की दीवार के बहुत निकट पहुंच गया। यह देख बाबा फत्ते बहुत व्याकुल हो उठे और वहां उपस्थित चौधरियों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई मेरा बाप मर गया, मेरा कोठा ही नहीं बचेगा तो मेरे कोठे को बचाओ। चौधरियों से कोई उत्तर न पाकर बाबा फत्ते निराश सा खराल की ओर देखने लगा। चों की लहरें युवक पहलवान की तरह छाती के जोर से उसकी दीवार को ललकार रही थी। फिर वह चौधरियों के सामने पर गिड़गिड़ाने लगा, जैसे भी हो मेरा कोठा बचाओ, मेरा कोठा गिर गया तो मुझे दोबारा बनाया नहीं बनेगा। बाबा फत्ते का इसरार बढ़ता गया तो चौधरी मुंशी ने क्रुद्ध होकर कहा, हमें तो कोई सूरत नहीं नजर आती, तेरे अंदर हिम्मत है तो बाढ़ के आगे बांह दे दे। बाबा फत्ते निराश होकर बुदबुदाते हुए पीछे उठ गया। चौधरी उसकी जिद पर टीका टिप्पणी करने लगे। चौधरी मुंशी उसके कोठे की ओर देखते हुए बोला, शोर तो ऐसे मचा रहा हो जैसे सोने का महल गिर जाए। वह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि तकिए में शीशम का एक और पेड़ तड़ाक तड़ाक की आवाज़ें पैदा करता हुआ झुका और धड़ाम से चौं के बीच में आ गिरा। बाढ़ के बहाव में वह खिसक कर दूसरे पेड़ के साथ आ लगा। बाढ़ का पानी चमादड़ी की ओर कम हो गया और पानी लपकता हुआ बड़े रास्ते में बहने लगा और स्कूल से आगे चौधरी हरनाम की हवेली के सामने से होता हुआ चौधरियों की हवेली और उनके निकटवर्ती खेतों में फैलने लगा। लोगों का हुजूम चमादड़ी से हटकर रास्ते पर इकट्ठा हो गया। पानी की लहरें और छोटे छोटे भंवर देख चौधरी गहरी सोच में डूब गए। अब क्या होगा? बूटा सिंह ने उपस्थित लोगों पर नजर दौड़ाई। कोठे हवेलियां गिर जाएंगी और खड़ी फसल तबाह होगी। भयभीत कुत्ते की तरह गुर्राते हुए पानी को सब चौधरी गुमसुम से देख रहे थे। तभी चौधरी हरनाम वहां पहुंचा। चौधरी, अनर्थ हो गया, अगर बाढ़ इसी तरह जोर बनाती रही तो गांव का निशान तक मिट जाएगा। चौधरी हरनाम सिंह सामने फैल रहे पानी की ओर देखता हुआ बोला। गांव और फसल में से एक ही को बचाया जा सकता है। यह सुन सब लोग उसकी ओर देखने लगे तो कुछ ऊंचे स्वर में वह बोला, पानी गले गले तक आ पहुंचा है। मेरा ख्याल है अगर तकिए के ऊपर पड़ली और बंध काट दिया जाए तो गांव बच सकता है। बंध काटने का प्रस्ताव सुन कई चौधरी बिगड़ गए और क्रुद्ध स्वर में बोले, मक्के की फसल का एक डंठल भी नहीं बचेगा, गांव तो बच जाएगा। फसल तो हर दूसरे तीसरे साल खराब होती ही रहती है, कभी ज़्यादा बारिश से, कभी कम पानी से। लालू पहलवान का तर्क सुनकर सभी चुप हो गए, परंतु उसके साथ सहमत नहीं हुए। वे गुमसुम से खड़े बाढ़ से हो रही तबाही को घूर घूर कर देख रहे था। स्कूल की पुरानी और बोसीदा दीवार कीचड़ पर फिसले व्यक्ति की तरह जमीन पर बिछ गई और पानी स्कूल के अंदर तक घुस गया। जितना ज़्यादा देर करोगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अभी तो स्कूल की दीवार ही गई, थोड़ी देर में किसी का कोठा बैठ जाएगा। लालू पहलवान के शब्द सुन सब चौंक गए और बांध काटने का परामर्श करने लगे। कुछ बहस मुशाहबे के बाद उन्होंने तकिए के परे उस स्थान पर बंद काटने का निर्णय ले लिया जहाँ चौक की चौड़ाई 2-2.5 जरीब थी। गांव की ओर चौक के किनारे के निकट पानी में ठहराव था और बाढ़ का जोर दूसरे किनारे की ओर था। वहां से आगे चौक तकिए की ओर मुड़ जाता है। मेरा ख्याल है 2 आदमी उधर जाएं, चौधरी हरनाम सिंह ने कहा। भेज दो, लालू पहलवान ने उत्तर। कौन कौन जाएंगे?
चौधरी मुंशी ने वहां खड़े युवकों पर नजर डलाई। लालू पहलवान ने भी युवकों की ओर देखा और काली और हरदेव को बुलाकर कहा, क्या तुम दोनों चौपर जाओगे? जरूर जाएंगे, दोनों ने उत्साह से उत्तर दिया। चौधरी हरनाम सिंह ने हरदेव को कपड़े उतारने के लिए कहा, किसी को गांव भेजकर सरसों का तेल मंगवा लो, तेल मलकर पानी में उतरेंगे तो खारिश से बचे रहेंगे, गंदे पानी से खारिश का डर रहता है। लालू पहलवान ने कहा, इतना समय है कहाँ, खारिश हो गई तो बाद में इलाज करा लिया जाएगा। चौधरी हरनाम सिंह ने उत्तर दिया। काली और हरदेव चौक के किनारे पर आ गए। सबने मिलकर उनकी कमर के गिर्द रस्सा लपेटा। वे दोनों परमात्मा का नाम लेकर चू में कूद पड़े। दोनों एक दूसरे का हाथ आहिस्ता आहिस्ता थामे फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे बड़ी धारा के निकट पहुंचे तो पानी उनकी छाती तक आ गया। रस्सा मजबूती से पकड़ लो, लालू पहलवान ने सबको चेतावनी देते हुए कहा और आंख मूंद कर धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगा। बड़ी धार की ओर वह निकट पहुंचे पर पानी उनके गले तक आ गया। पानी का जोर इतना ज्यादा था कि उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हरदेव और काली एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए। कई बार बड़ी लहर का पानी उनके सिर के ऊपर से गुजरता तो एक आध क्षण के लिए लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती। पानी के बहाव के साथ खिसकते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। किनारे पर सब लोग दम साधे अपने ढंग ढंग से परमात्मा की प्रार्थना कर रहे थे। अचानक ही काली और हरदेव उनकी नज़रों से ओझल हो गए। उनका खून शुष्क हो गया, सांसें जैसे गले में अटक गई। चौधरी हरनाम सिंह घबराहट में एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ क्षण बाद वे पहले काली और उसके साथ हरदेव को देखकर हाथ से उन्होंने संकेत दिया और लंबी सांस ली। कुछ समय के पश्चात काली बंध पर चढ़ गया और हरदेव का हाथ पकड़ उससे भी ऊपर खींच लिया। दूसरे बंध पर खड़े लोगों ने तालियां बजाई, कुछ जोश में आकर पुकारने लगे। चौधरी हरनाम सिंह के पीले चेहरे पर एक बार सुर्खी झलकने लगी। लालू पहलवान ने एक रस्से के साथ 2 कुदाल बांध दी, उसे रस्से के साथ गांठ दे दी, जिससे एक सिरा काली की कमर के गिर्द में लिपटा हुआ था। लालू पहलवान ने दोनों कुदालें उठाई और काली को दिखाई। पानी में फेंक उसे रास्ता खींचने का संकेत दिया। रास्ता खींच काली कुदालें अपनी ओर ले गया। उसने एक कुदाल अपने पास रखी और दूसरी हरदेव को दे दी। कुदाल उठाकर दूसरे किनारे की ओर देखने लगा। चौधरी हरनाम सिंह के गिर्द दोनों हाथ रखकर ऊंची आवाज में बोला, थोड़ा आगे जाकर बंद काटो। काली कुदाल ले उस जगह जाकर रुक गया और दूसरे किनारे की ओर देखने लगा। चौधरी हरनाम सिंह ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर 2 कदम पीछे हटने का संकेत दिया। जब काली वहां पहुंचा, उसकी ओर देखा तो उसने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींचकर बांध काटने का संकेत दिया। काली और हरदेव शर्त बांधकर कुदाल चलाने लगे। दूसरे बंद पर खड़े लोग उनका उत्साह बढ़ाते रहे। आधे घंटे कुदाल चलाने के बाद काली और हरदेव ने बंद इतना शगफ कर दिया कि पानी बहने लगा। खेत में गिरता हुआ पानी बंध की मिट्टी को खदेड़ने लगा। काली कुदाल से शगफ का मुंह चौड़ा बनाता रहा। 1 घंटे बाद आधा गज चौड़ा शगफ 3 गज फैल गया और उसकी 1.5 हाथ गहराई बंध की बुनियाद तक जा पहुंची। जौ का ज्यादा पानी शगफ में से होता हुआ खेतों में फैल रहा था। शगफ में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले गिरे तो चौधरी मुंह दूसरी ओर फेर लेते। दूसरे किनारे के साथ पानी उतर रहा था। तकिए के पास भी पानी का जोर पहले से काफी कम हो गया। दूसरे किनारे से लालू पहलवान ने काली को आवाज दी कि वह रस्से के साथ दोनों कुदाल बांध दे। काली के ऐसा करने पर पहलवान ने रस्सा खींच लिया। इसके बाद हरदेव और काली पानी में उतर पड़े। पहले जहां पानी में वे नजर नहीं आते थे, अब की बार उनकी छाती के नीचे ही पानी रहा। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आसानी से चौपार करके पहुंच गए। दिन ढले, बादल फट गए। कभी बादलों की ओर से सूरज बाहर आता तो धूप में पेड़ों के गीले पत्ते और मकानों के चारों ओर फैलता हुआ मटमैला पानी सब चमकने लगता। परिंदे 3 दिन तक अपने घोंसले में दुबके रहे और चारों ओर उड़ रहे थे। चिड़ियों ने चौक के पानी में नहाकर या किसी पेड़ की टहनी पर बैठकर अपने पंख फड़फड़ाए। गांव में ऐसा वातावरण था जैसे वहां किसी प्रलय के बाद बचा हुआ अपना सामान। बाजीगर, उनकी स्त्रियां और बच्चे गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे वे मौत के मुंह से निकल कर आए हों। अधिकतर चौधरी चौक के पार अपनी फसल देखने के लिए खेत पहुंचे। लोग वर्षा की बाढ़ से होने वाले नुकसान का लेखा जोखा करते हुए मेढकों से बहुत ज़्यादा टरटराहट की और फिर सो गए।
सुबह तक बाढ़ का शोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों के चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नम हो जाने से मक्के की फसल जमीन पर बिछ गई। खेतों में बल खाती पगडंडियों और रास्तों में डूबे हुए जहाँ तक नजर आती हरियाली नीचे बिछी हुई थी। पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। ऐसा लगता हो जैसे गांव में पानी ने डेरा डाल रखा हो। जिन स्थानों से बाढ़ का पानी उतर गया वहां पतले कीचड़ की मोटी परत जम गई और उस पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े और गंडोले पतली पतली राहें बना रहे थे। जौ में पानी की पतली सी लकीर रह गई, उसका गंदलापन खत्म हो गया और इस पार कहीं पहले से ज़्यादा चौड़ा और कहीं पर कम हो गया। 3 दिन की वर्षा के बाद धूप निकली तो सारा वातावरण अजीब सी सीली सी सुगंध से भर गया। प्रत्येक वस्तु से, कपड़ों से, रोटी, अनाज, हालांकि अपने शरीर से भी उस दुर्गंध का आभास हो रहा था। दीवारें, छतें, फर्श, चौखट सभी सीलन से भरे हुए थे। 3 दिनों तक मक्खियां कोनों और खुर्दों में दुबकी रही थी। धूप निकलते उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और भिनभिनाती हुए उड़ रही थी, जैसे चारों ओर उन्हीं का राज हो। चमादड़ी के बच्चे सवेरे ही चौ में चले गए थे और टखने टखने तक पानी में दौड़ते हुए खेल रहे थे। कभी वे गीली रेत से घरौंदे बनाते, कभी गिरे हुए पेड़ों की तनों पर बैठकर सवारी करते। कुछ बच्चे तकिए में कीचड़ को रौंदते हुए सीपियों और बाढ़ में बहकर आने वाली अन्य वस्तुओं और मीठी पहाड़ी जड़ों की खोज में घूम रहे थे। चमादड़ी की स्त्रियां भी घरों में फैले हुए कीचड़ को निकाल अपने कोठे की मरम्मत में लग गई। मोहल्ले में ऐसा कोई कोठा नहीं था जिसकी दीवारों से लेप न उखड़ा हो। तेज धूप में गीले कोठों से उठ रही भाप को देख वे सब चिंतित होती कि कहीं दीवारों में दरार न पड़ जाए। मोहल्ले के सब मर्द कुएं से चौं का गंदला पानी निकालने में व्यस्त थे। 6 मर्द एक साथ शर्त बांधकर बाल्टियां खींच रहे थे। जब वे थक जाते तो उनका स्थान ताज़ा दम युवक ले लेते। पानी का गंदलापन धीरे धीरे कम हो रहा था। तेज और तीखी धूप नंगे शरीरों में सुइयां सी चुभो रही थी। पसीने की नदियां फूट रही थी, परंतु वे इस तरह काम कर रहे थे जैसे कुएं का पैंदा नंगा करके ही दम लेंगे। चौधरी हरनाम सिंह अपने खेतों में गहरे गड्ढे देख रहा था। गड्ढे से आगे मिट्टी का छोटा सा ढेर बन गया था और उसने पानी फैला रहा। मुंशी चौधरी अपने दाएं बाएं हाथ को खुजाते हुए हरनाम सिंह से उदास स्वर में कहा, ऐसा लगता है खेतों में रेत फैल गई है। चौधरी हरनाम सिंह ने सामने से दूर जमीन पर बिछी हुई मक्के की फसल को देखते हुए खिसियानी हंसी में कहा, हमारे खेतों में रेत ही बिछेगी, चिकना गारा गपियों के खेतों में पड़ा होगा। तुम अपने खेतों में मूंगफली और तरबूज की काश्त करना, जबकि गप्पी कपास बोएंगे। बंध को कटने से सब परेशान थे। चौधरी अपने कोठे को देखो, ढोर डंगर की खबर लो या खेत के पानी निकालो। बूटा सिंह ने तल्ख स्वर में कहा, इस साल कोई बरसात लगी है, समझो कहर आया है। पता नहीं ख्वाजा पीर ने किस बात का बदला लिया है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ फट गए हों। खेत खलियानों को छोड़ो, शरीरों तक में पानी भर गया है। मक्के की फसल तो तबाह होनी ही थी। कोठियों में पड़े गेहूं सब सड़ जाने का डर है। गुड़ और शक्कर का शीरा बन जाने का खतरा है। चौधरी ने आशंका भरे स्वर में कहा, बंद न काटते तो मेरा इस खेत से कम 20 मन मक्की निकलती। अब तो शायद 1 मन भी ना निकले। अगर खेत से पानी ना निकाला जाता और फसल डूबी रहती तो 1 मन भी नहीं निकलेगी। मक्की की फसल सतमाहे में पैदा होने वाले बच्चे की तरह होती है। ज़्यादा बारिश हो तो इसके खराब, धूप ज़्यादा पड़ जाए तो इसकी बर्बादी। मेरी बात मानो तो चमारों को बुलाकर रेत का ढेर खुदवा दो, पिछले खेतों में भरा पानी भी निकल जाएगा। चौधरी मुंशी ने सुझाव दिया। चौधरी हरनाम सिंह चुपचाप गांव की ओर चला। मुंशी चौधरी और बूटा सिंह उसके पीछे पीछे हो लिए। वे जब चमादड़ी के कुएं के पास पहुंचे तो मोहल्ले में बहुत से मर्द और बच्चे मुंडेर के इर्द गिर्द खड़े थे और सब देख रहे थे। बच्चों की एक पलटन उनके पीछे थी। बंध पर जाकर चौधरी वहां रुक गए और जीतू इत्यादि बंध के शगफ के सामने रेत के ढेर पर जाने के लिए गांव में खेतों में उतर गए और पानी में छप छप करते हुए आगे बढ़ते रहे। धूप से पानी मामूली सा गर्म हो गया था और मक्की के पत्ते तलवार की धार की तरह तेज थे। बंध पर खड़े
चौधरी मक्की के हिलते हुए पत्तों को देख उनकी प्रगति का अनुमान लगा रहे थे। जब पत्तों की खड़खड़ाहट बंद हो जाती तो चौधरी समझ जाते कि वे कहीं रुक गए हैं और कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करने के बाद वे उन्हें आवाज़ देती। उनकी आवाज़ सुन संतू को क्रोध आया और बदले की भावना से मक्की के पौधों को रौंदता हुआ चलने लगा। यह चौधरी मुंशी का खेत है, जीतू ने संतू को बताया। किस साले का हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस खेत की फसल मेरे घर में नहीं आएगी, संतू ने खिन्न स्वर में कहा। लंबा चक्कर काटकर वे रेत के ढेर पर पहुंचे। उन्होंने देखा चौधरी प्रसन्न हो गया और हाथ के संकेत करते हुए आदेश देने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने रेत के ढेर में नाली खोद दी और उसमें से पानी गड्ढे में आने लगा। जीतू और संतू कुछ समय तक वहां खड़े खेत से गड्ढे और गड्ढे से चो में जाते हुए पानी को देख रहे थे। फिर वह सब बाहर आ गए। चमादड़ी के लोगों ने अपनी टोकरियां और कुदाले ले सहबेले से पहले ही बंध पर पहुंचे और युवक एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते हुए आपस में खिलवाड़ कर रहे थे। अधेड़ और पकी उम्र के पुरुष बंध पर खड़े सवाह का सर्वेक्षण करते हुए उसमें भरे पानी की गहराई का अनुमान लगाने में व्यस्त थे। उन्होंने चौधरी हरनाम सिंह, लालू पहलवान, बूटा सिंह और चौधरी मुंशी महाशय तीरथ राम की ओर को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल खिलवाड़ गप सब बंद हो गए और वे आंखों पर हथेली की छतरियां बनाकर उनकी ओर यूं देखने लगे जैसे उनके कदम गिन रहे हो। चौधरी जब चो में उतर आए तो कुछ लोग उनकी ओर बढ़ गए जैसे अगवानी करना चाहते हों। वे बंध पर आकर आपस में परामर्श करने लगे। शगफ में पानी भरने के लिए मिट्टी कहाँ खोदी जाए। चौधरी हरनाम सिंह ने सुझाव दिया, मिट्टी परले किनारे की ओर से खोदी जाए, क्योंकि इसी से चों का रुख परली की तरफ हो जाएगा और बंध का यह हिस्सा भविष्य में बाढ़ की दस्तपुर से बचा रहेगा। लेकिन बूटा सिंह ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया। बहुत देर तक बहस के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि मिट्टी चो के बीच से खोदी जाए। फैसला होते ही चमादड़ी से आए लोग कुदालें चलाने लगे और मिट्टियाँ टोकरी में भर शबक में फेंकने लगे। बूटा सिंह ने उनकी गिनती करके प्रयास करते हुए कहा, सारा मोहल्ला नहीं पहुंचा है। चौधरी हरनाम सिंह ने ताया बसंते को आपस में बुलाकर पूछा, बसंतया, बाकी लोग कहाँ? चौधरी जी, मेरे ख्याल से तो सब आए हैं। बसंते ने उनके ऊपर सरसरी नजर, नहीं, सब नहीं है। काली नहीं है, जीतू नहीं है, बग्गा नहीं है। चौधरी हरनाम सिंह को नाम गिनाता कुछ लोग काम छोड़कर उनके पास आ गए और गिनती पूरी करने लगे। बग्गा नहीं है, भजना नहीं, फीरी नहीं, निक्कू मंगू नहीं है। मंगू को छोड़ो, वह मेरी हवेली पर काम कर रहा है। तुम जाकर सबको बुला लाओ, उनको कहना कि कुछ कुदाले और टोकरियां भी लेकर आए। चमारन ने घरों में बैठी अपने नेफे से जुएं निकाल रही होंगी, उन्हें भी बुला लो, वे टोकरियों से मिट्टी भरकर फेंकती रहेंगी। बूटा सिंह ने हंसते हुए सुझाव दिया। चौधरी हरनाम सिंह ने गांव की ओर दौड़े जा रहे अमरू को रोक लिया और आवाज़ दी कि चमादड़ी में स्त्रियों से भी कह दे कि वे भी टोकरियां लेकर आ जाए। अमरू, मेरी माँ को कह देना, अपनी भाभी को भी बता देना, अपनी चाची को बोल देना। एक साथ कई आवाज़ें उठी और मन में सोचने लगे, यदि बाढ़ आने से इस प्रकार काम मिल सकता है तो प्रतिदिन बाढ़ आनी चाहिए। कुछ ही समय के बाद काली, जीतू, बग्गा और मोहल्ले के सभी बच्चे दिखाई देने लगे। स्त्रियां भी पीछे टोकरियां उठाए हुए आ रही थी। चौधरी बंद पर खड़े उन्हें आदेश दे रहे थे। अगर उनके हाथ और कदम सुस्त पड़ जाते तो वे गाली गलौज पर उतर आते। सूरज सिर पर आ गया तो चौधरी ने उन्हें काम जारी रखने का आदेश दे स्वयं गांव की ओर चले गए। उनके पीठ मुड़ते ही काम पर लगे लोगों ने कुदाल और टोकरियां फेंक दी और हाँफते हुए बैठ गए। रेत से उठ रही भाप उनके शरीर से विचित्र सी बेचैनी फैला रही थी। कुछ मिलेगा फिर बेगार ही कर रहे हैं? जीतू ने पूछा। चौधरी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वे नकदी दिहाड़ी ही देंगे, संतू ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तर दिया। साहबेला तो दिया नहीं है, इसीलिए पूरी दिहाड़ी के पैसे ही देंगे, बंतू ने अनुमान लगाया। कुछ कहा तो होगा, काली ने पूछा। एक आदमी का मामला हो तो कह भी देते, सारा गांव का मामला है, इसलिए पैसे जमा करके ही बांटेंगे। ताया बसंता ने सबकी शंकाओं का समाधान किया। काली कुदाल लेकर उठा तो जीतू ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दिहाड़ीदार हैं, काम की क्या जल्दी है? टोकरी फेंकोगे तो उतने ही पैसे मिलेंगे, 50 फेंकोगे तो उतने ही। काले ठीक ठक गया और धीरे से सब लोग रोटी खाने और प्यास बुझाने का बहाना बना चमादड़ी की ओर आ गए।
दिन ढलने के बाद सगफ की पूर्ति का काम एक बार फिर जोर से आरंभ हो गया। शाम के समय बंद पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। चौधरी के छोकरे डोर डंगर संभालने के बाद वहाँ सब जमा हो गए। सूरज छिपने तक सगफ लगभग एक चौड़ाई तक भर गया। चौधरियों के मन प्रफुल्लित थे। चौधरी जो पार कर चले गए तो उनमें खुसर फुसर शुरू हो गई। धीरे धीरे लोग बुदबुदाते हुए चमादड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें यह भय था कि उनकी दिहाड़ी भी मिलेगी या नहीं। ताया बसंता अब तक चुप था। कई लोगों ने उससे इस प्रकार पूछताछ की जैसे उसकी जवाब तलबी कर रहे हो। वह भड़क उठा, यूँ तो हर आदमी जन्म से ओछा होता है, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हो। ताया, उन्हें बताना तो चाहिए, कम से कम यह तो बता दे कि 2-4 दिन या 10 दिन में पैसे दे देंगे। संतू ने कहा, तूने उनसे मांगे थे? नहीं। तो फिर शोर क्यों मचा रहा है? तुम्हें काम नहीं मिलता तो रोते हो, अगर मिलता है तो भी रोते हो। ताए की झिड़की सुने सब चुप हो गए, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हुई। काली उनके उदास चेहरों को देखते हुए बोला, शहर में 15 दिन के बाद मजदूरी मिलती है, लेकिन फुटकर काम करने वालों को रोज के रोज ही पैसे मिल जाते हैं। काली किस्से पाकर ताया बसंता शेर हो गया। सब को बेतुकी सुनाने लगा। लोगों के तेवर एक एक कर फिर बदलने लगा। तो काली बोला, कोई अंधेर नगरी तो है नहीं, चौधरी बेगार अपने खरीदे हुए कमीन या चमार से ले सकता है, सारे गांव से नहीं ले सकता। कल शाम को अगर वे पैसे नहीं देंगे तो हम आपसे मांग लेंगे। ताया बसंता अपनी बिरादरी के ओछेपन को रोकता हुआ आगे निकल गया। 2 दिन तक चमादड़ी के लोग सबक भरने में लगे रहे। चौधरी के जाने के बाद मर्द आपस में उलझते, लेकिन उनमें साहस नहीं था कि वह जाकर सीधे पैसे मांगे। तीसरे दिन भी लोग रोज की तरह सहबेले के पश्चात बंद पर पहुंचे, लेकिन काम करने के बजाय वे कुदाले और टोकरियां अपनी रानों के नीचे दबाए बैठे रहे। गांव के बाहर उन्हें 3-4 चौधरी बंद की ओर आते दिखाई दिए तो उनमें अजीब सी बेचैनी फैल गई। भय से उनका निश्चय डामाडोल होने लगा। वे सब ताया बसंता के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। ताया, पिछले 3 दिहाड़ियों के पैसे मिलेंगे तो हम आगे काम करेंगे। इसके बाद हर व्यक्ति ने ताया बसंते से यही बात की। फिर भी चुप रहा तो बंतू खड़ गया। ताया, क्या तू अंतर ध्यान हो गया है? ताया बसंती ने उनके कटाक्ष का कोई उत्तर नहीं दिया। ज्यों ज्यों चौधरी निकट आ रहे थे उनमें भय और बेचैनी बढ़ रही थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी कुदालें ऐसे संभाले जैसे मिट्टी खोदने को तैयार हो। काली, अब क्या करना है? 3 दिन तक इस उम्मीद से काम कर रहे थे कि दिहाड़ी के पैसे मिलेंगे। जब से काली ने चौधरियों का काम करना शुरू किया था, जीतू ने उसे बाबूजी कहना बंद कर दिया। काली हाथ पीछे फेंक और टांगे पसार कर बैठा रहा। जीतू ने अपनी बात फिर दोहराई तो वह खिन्न स्वर में बोला, ताए बसंते से पूछो। चौधरी निकट ही आ रहे थे। उनके मन ने भय का स्थान त्रास ने ले लिया। ताया बसंता विचार मग्न बैठा रहा। उसके माथे की नसें तन गई। चौधरी मुंशी ने उन्हें बेगार और बेकार देखकर कहा, बेकार क्यों बैठे हो? क्या सलामी लेने के बाद काम शुरू करोगी? उनमें मामूली सी हरकत हुई, लेकिन उन्हें कुदाले और टोकरियां रेत पर ही पड़ी रही। चौधरी उनके बीच में आकर खड़े हुए। ताया बसंता भी अलसाया सा उठ बैठा। चौधरी मुंशी ने कुछ रुद्ध स्वर में कहा, बसंता, ये क्या है? जमादड़ी के सब लोगों की नजरें ताया बसंते पर लगी हुई थी। चौधरी हरनाम सिंह ने सबकी माँ को गाली देते हुए कहा, ये तो जूते के यार हैं। फिर उनकी ओर देखते हुए क्रुद्ध स्वर में बोला, तुम्हारी नीयत क्या है? काली अब भी हाथ पीछे फेंककर और टांगे पसारे बैठा रहा। ताया बसंता आगे बढ़ते हुए बोला, चौधरी, बात यह है कि 3 दिन से सारी चमादड़ी यहाँ काम कर रही है, लेकिन किसी को अभी तक 1 दिन के भी पैसे नहीं मिले। जो आदमी रोज कमा कर खाता है, उसे 3 दिन मजदूरी ना मिले तो वह कहाँ से खाएगा? तुम्हें किसने कहा कि इस काम के पैसे मिलेंगे? चौधरी हरनाम सिंह ने तल्ख स्वर में कहा। फिर वह चौधरी मुंशी को संबोधित करके बोला, इनके दिमाग में जरूर कोई न कोई कीड़ा है। चौधरी मुंशी भड़क उठा और मोटी सी गाली देता हुआ, कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी। चौधरी, गाली बाद में दे देना, पहले मेरी बात सुनो। ताया बसंती ने नम्र स्वर में कहा, क्या बात सुनूं तेरी? सीधे काम करो वरना। चौधरी ने जूता उतारते हुए कहा। चमादड़ी से चौक की ओर आ रहे स्त्रियां शोर शराबा सुन आपस में वापस पलट गए और उन्होंने मोहल्ले में कोहराम मचा दिया। बाबा फत्तू लाठी टेकता हुआ बंद की ओर चला। गांव के अन्य चौधरियों को इस घटना की सूचना मिली तो वे भी बंद के पास आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो क्रोध के कारण चौधरी मुंशी के मुंह से झाग बहने लगा।
और उसकी सांस फूल रही थी। वह धमकियाँ दे रहा था। वे सहमे हुए खामोशी से सुन रहे थे। बाबा फत्तू गिरता पड़ता पहुंचा और चौधरियों की बेतुकी गालियां सुन उन्हें हाथ से चुप रहने का संकेत करने लगा। काली बेतुकी गालियां सुन क्रोध में फूंक रहा था। वह उठकर चौधरियों के पास आ गया और ऊंचे स्वर में बोला, काम करने से इनकार कौन कर रहा है? हमें सिर्फ अपनी दिहाड़ी चाहिए। इसमें गाली गलौज करने की क्या बात है? दिहाड़ी किस बात की? यह बंद अपने आप नहीं टूटा था। इसे गांव और जमादड़ी को बचाने के लिए तोड़ा गया था। हमारे सैकड़ों घुमाऊ फसल बर्बाद हो गई है। कपास की फसल देने वाले खेत में रेत बिछ गई है। वहाँ अब घास भी नहीं उगेगी। और तुम लोग इतने बेशर्म हो कि बंद में पड़े शगफ में मिट्टी भरने के लिए पैसे मांग रहे हो। ताया बसंता और बाबा फत्ते चुप थे। बाकी लोग खाली खाली नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। काली कुछ कहने जा रहा था कि चौधरी हरनाम सिंह ने उसे क्रुद्ध होकर टोक दिया। यह सब तेरी ही शरारत है, वकीलों की तरह बहस करता है। चौधरी जी, इसकी बात सुन लो, बाबा फतेह ने कांपते हुए कहा। काली क्रोध में भूल गया कि वह क्या कहना चाहता था। वह चुप हो रहा। बाबा फत्तू नम्र स्वर में बोले, चौधरी जी, आपकी बात ठीक है। हम लोग आपके चमार हैं। हमें आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? लेकिन यह तो सोचो कि अगर दिहाड़ी नहीं दोगे तो हम लोग खाएंगे क्या? फत्तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू सयाना है, कुछ अकल से काम ले। चौधरी हरनाम सिंह का लहजा उन्हें बुरा लगा, पर वे चुप रहे। फत्तू रुआसा सा होकर चुप गया। चौधरी मुंशी एक बार फिर गालियां देने लगे और बिफरी हुई आवाज़ में बोले, 8 दिन तक वैसे भी तुम लोगों को कोई काम नहीं होगा। खेतों में पानी भरा है, मक्के की नलाई बंद रहेगी। इन दिनों यूं तो खाली बैठो या घरों में खाओ। चौधरी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन खाली बैठने पर आदमी 2 रोटियां खाकर दिन काट लेता है। जो आदमी सारा दिन कुदाल चलाएगा, टोकरी ढोएगा, उसे 2 रोटियों से गुजर नहीं हो पाएगी। लालू पहलवान अब तक चुप था, बहुत गंभीर और उदास सा सबकी बातें सुन रहा था। उसने देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो बोला, ऐसा करो कि हर घर अपने अपने चमार को पैसे या अनाज दे दो। चमारों का दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया? यह उन्हें सह देने वाली बात है। हरनाम सिंह ने कहा, मैं किसी को सह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूँ। चौधरी हरनाम सिंह ने अपने इर्द गिर्द खड़े चौधरियों पर नजरें दौड़ाई और हर मोहल्ले के 2-4 आदमियों को उपस्थित पाकर बोला, तुम लोग एक मुट्ठी हो जाओ तो चमारों को एक दिन में सीधा किया जा सकता है। फिर उसने चेतावनी देते हुए कहा, देखो, तुम आग से खेल रहे हो। भले मानसों की तरह काम शुरू कर दो, वरना तुम्हारी कुत्तों से भी बुरी हालत हो जाएगी। कान खोलकर सुन लो, यह काम तुम्हें करना है और इसी 6 दिन में लगे रहो या 1 पैसा मिलेगा नहीं। वे खामोश रहे तो चौधरी हरनाम सिंह ने ताया बसंते से क्रुद्ध स्वर में कहा, क्या मनसा है तुम्हारी? चौधरी जी, आप ही सोचो, बिना काम करके हम खाएंगे क्या? अपनी माँ के सिर से खाओ या मुझे कोई मतलब नहीं। मैं क्या बताऊं? फिर आप ही इनसे पूछ लो। सब खामोश खड़े थे। चौधरी हरनाम सिंह जिसकी ओर देखता वह सिर झुका लेता और उसके प्रश्न का कोई उत्तर न देता। चौधरी ने काले की ओर देखा तो वह सशक्त स्वर में बोला, मैं बिना पैसे के काम नहीं करूँगा। काले ने अपनी टोकरी उठा ली। चौधरी हरनाम सिंह ने उसे गाली दी तो वह एकदम उसकी ओर बढ़ता बोला, चौधरी, ये गालियाँ मुझे भी आती हैं, मुँह संभाल कर बात कर। हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं। माए बहनें सबके घर में हैं। यह सुन चौधरी और भी क्रोध में आ गए। चौधरी मुंशी यह सोच आग में पानी हो रहा था कि गांव के चमार का इतना साहस कि उसके सामने वह मुंह खोले। वह दांत पीसता हुआ बोला, इन सबको गांव से निकाल दो, इनके खेत में आना जाना बंद कर दो। इनकी औरतें खेत में जाएं तो उन्हें वहीं घेर लो। चमार खेत में आए तो सालों को जान से मार दो। कुत्ते चमार, एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाओगे, हम तुम्हें भूखा मार देंगे। कई चौधरी एक साथ बोल रहे, चौधरियों, आदमी किसी की राजक नहीं है, हम भी राजक नहीं हैं। जो तुम्हारा है, तुम लोगों की ज़मीनों का अहंकार है तो तुम्हारी भी बात सुनी। बाबा फत्तू ने काली का समर्थन करते हुए कहा तो बूटा सिंह बोला, फत्तू, मर तो तू वैसे ही जाएगा, क्यों अपने खून किसी दूसरे के सर पर थोपना चाहता है? चौधरी, रहती दुनिया तक जिंदा रहने का पता तो तेरे ही पास है। ताए ने कहा, बसंतिया, तेरी यह मजाल कि तू हमारे सामने मुंह खोले। चौधरी ने पाँव से जूता उतारते हुए कहा। काली टोकरी फेंककर ताए के सामने जा खड़ा हुआ। लालू पहलवान मामला बढ़ता हुआ देख सबको शांत कराने लगा। चौधरी उसे एक और ढकेलता बोला, मैं देखता हूँ काम करने से कैसे इनकार करते हो। वह अपने पास खड़े
रत्तू को कंधे से पकड़ सगफ की ओर ढकेलने लगा। काली जूता लहराते हुए उसने कहा। तो काली दृढ़ स्वर में बोला, मैं बिना पैसे के काम नहीं करूँगा। काली अपनी टोकरी और कुदाल उठा गांव की ओर चल पड़ा। उसे जाते देख चमादड़ी के अन्य लोगों का भी साहस बढ़ा। वे उसके पीछे पीछे जाने लगे। चौधरी उन्हें जाते देखते तो क्रोध से कांपने लगा। चौधरी हरनाम सिंह ने बाई काट की धमकी दी तो ताया बोला, चौधरियों, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही। चौधरियों को क्रोध शिखर पर जा पहुंचे। वे नई नई धमकियां देते और गालियां देते। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग अगले भाग में देखेंगे। आशा है आपको यह उपन्यास पसंद आएगा, उपन्यास का यह भाग, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।